तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या आपको दिल्ली के अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इसके ऊपर वीडियो चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं एंड अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा बना देना ही सही होगा। तो आज के दिन ही मतलब 9 तारीख को ही आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। डिफिकल्ट तो है चेन्नई का प्लेइंग 11 पिक करना, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2021 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का जो फर्स्ट मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट वानखेड़े स्टेडियम में, उस मैच के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 या फिर आप कह लो प्रोबेबल प्लेइंग 11 बताने वाला हूं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस अब मैं आप सभी को एक मस्त टिप देने वाला हूँ। तो आईपीएल आ चुका है एंड आप सभी एमपीएल के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके पैसे जीत सकते हो। देखो अगर आप ड्रीम 11 के मेगा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके हार के तंग हो गए हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एमपीएल के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज दोनों में आपका जो फर्स्ट प्राइज है वो सेम ही है एंड एमपीएल में आपके ओपोनेंट्स कम होंगे। ड्रीम 11 में अप्रॉक्स 65 लाख आपके ओपोनेंट्स होंगे, वहीं पर एमपीएल में सिर्फ 12 लाख होंगे। इसका मतलब आपके 5 टाइम्स हायर चांसेस होंगे जीतने के। इसके अलावा आप एमपीएल के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में कम पैसों में एंटर कर सकते हो। आप सभी को पता होगा कि आप ड्रीम 11 में 11 टीम्स क्रिएट कर सकते हो एक कॉन्टेस्ट के अंदर, वहीं पर आप एमपीएल में 99 टीम्स को क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एमपीएल में लीडर बोर्ड प्राइजेस के अलावा आपके पास एडिशनल 2 करोड़ जीतने का भी मौका होगा। एंड अगर आप एमपीएल का रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो तो वहां पे आपको दिखेगा 10 यूजर्स 1 लाख तक का प्राइज जीत सकते हैं, वहीं पर ड्रीम 11 में सिर्फ 9 यूजर्स ही जीत सकते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको एमपीएल का लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाओ एंड जाके डाउनलोड करो और आईपीएल 2021 सिर्फ देखो ही मत, पैसे भी जीतो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ ओपनर्स। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे रॉबिन उथप्पा को मौका मिलना चाहिए, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग फाफ डु प्लेसिस एंड रॉबिन उथप्पा को मौका मिलना चाहिए, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ऋतुराज गायकवाड एंड रॉबिन उथप्पा को, बहुत लोगों के अकॉर्डिंग ऋतुराज एंड रॉबिन उथप्पा को एक्चुअली में ओपनिंग करना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का मानना है, और 3 पे फाफ डु प्लेसिस को आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर आपका कोई ओपनिंग प्लेयर अच्छा कर रहा है या फिर अगर आपकी टीम में किसी भी पोजीशन पे कोई प्लेयर अच्छा कर रहा है तो उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। और लास्ट जितने भी मैचेस में फाफ डु प्लेसिस एंड ऋतुराज गायकवाड ओपनिंग करने आए थे, सभी मैचेस में कमाल की पार्टनरशिप की थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इनका जो पेयर है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। तो फॉर श्योर मैं चाहूँगा चेन्नई सुपर किंग्स का जो पहला मैच होगा वहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फाफ डु प्लेसिस एंड ऋतुराज गायकवाड ही ओपनिंग करे। फाफ डु प्लेसिस इस प्लेइंग 11 के सबसे पहले ओवरसीज प्लेयर होंगे। इसके बाद मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कुछ लोगों के अकॉर्डिंग रॉबिन उथप्पा एंड गायकवाड से ओपनिंग करा, 3 पे फाफ को भेजना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज रायना इतने बड़े प्लेयर हैं और उनको 3 से नीचे भेजना मुझे नहीं लगता है सही है। तो डेफिनेटली रायना आपको 3 पर देखने को मिलेंगे, 4 पर आपको अंबाती रायुडू देखने को मिलेंगे। देखो मैं चाहूंगा कि जो सीएसके की मैनेजमेंट है वो अंबाती रायुडू को ये कह दे कि आप बिना किसी प्रेशर के खेल सकते हो, मतलब खुल के खेल सकते हो, ऐसा टुक टुक खेलने की जरूरत नहीं है जैसा मुंबई इंडियंस में होता है। आप देखना कभी भी क्विंटन डी कॉक डॉट नहीं करते हैं, हमेशा मतलब आते हैं और रन बनाने का ही ट्राई करते हैं। तो उनको मुंबई ने बोला है कि आपको मतलब धीरे धीरे खेलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 प्लेयर्स अगर एक साथ धीरे धीरे खेलने लगे तो फिर आप कह सकते हो जो रन रेट है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसी के कारण आप देखना रोहित शर्मा थोड़ा धीरे धीरे खेलते हैं और क्विंटन डी कॉक तेजी से रन बनाते हैं। अगर विकेट गिरा तो अगर ईशान किशन आते हैं तो वो तेजी से खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव आप देखना कभी कभी धीरे खेलते हैं, मतलब वो भी तेज खेलते हैं, लेकिन रोल पे डिपेंड है किसको कौन सा रोल दिया जाता है कि आपको एंड तक खेलना है, आपको हिटिंग करके खेलना है। तो मैं चाहूंगा कि अंबाती रायुडू को वो काम दिया जाए, बिकॉज लास्ट टाइम अंबाती रायुडू इंटेंट दिखा रहे थे, मतलब आते से ही रन बना रहे थे, और मैं वही चाहूंगा कि इस बार भी अंबाती रायुडू वही करे, आते से ही रन बनाए, उन पे कोई भी प्रेशर ना दिया जाए, बिकॉज सीएसके की बल्लेबाजी जो है बहुत ज़्यादा डीप है, वैसे भी सबको मौका मिल नहीं पाएगा बल्लेबाजी करने का। तो इसीलिए अपने प्लेयर्स को बोल दो कि हाँ तुम खुल के खेलो, बिकॉज लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम रहा था कि चेन्नई बहुत सारे मैचेस में हार जा रहा था चेज करते टाइम, खराब रन रेट के कारण, या फिर आप कह लो चेन्नई 12 टोटल खरा नहीं कर पा रहा था। तो उम्मीद करेंगे इस बार ऐसा ना हो। इसके बाद बात करते हैं लोअर ऑर्डर के बारे में। तो नंबर 5 पे आएंगे इस टीम के कप्तान एंड विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी। नंबर 6 पर मोइन अली, जो इस टीम के जो इस प्लेइंग 11 के सेकंड ओवरसीज प्लेयर होंगे। एंड ये प्लेयर के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, कुछ लोगों का कहना है ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनको बाहर रखने का कोई भी सेंस बनता है। इतने पैसे में खरीदा है मोइन अली को, फॉर श्योर ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा कहा भी है कि उनको वो प्लेयर्स बहुत पसंद है जो हर काम कर लेते हैं, मतलब
अगर मैं उसको बोलूँ कि तू बैटिंग कर तो वो बैटिंग करेगा, बॉलिंग कर तो बॉलिंग करेगा, फील्डिंग भी करेगा। इसीलिए आप कह सकते हो महेंद्र सिंह धोनी के फेवरेट प्लेयर्स में, मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने सब खुद कहा है कि मेरे फेवरेट प्लेयर सुरेश रैना है। वैसे उनके आइडल तो एडम गिलक्रिस्ट है, लेकिन मतलब फेवरेट प्लेयर जो है महेंद्र सिंह धोनी का वो सुरेश रैना है, रविंद्र जडेजा है, बिकॉज ये दोनों प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो मोइन अली भी आप कह सकते हो उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये प्लेयर आपको फोर्थ श्योर देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर आप अपने कप्तान को इम्प्रेस कर रहे हो देन कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता है प्लेइंग 11 से। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे रविंद्र जडेजा नंबर 7 पे। ये भी सब कुछ कर सकते हैं, बैट से बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है, चाहे वर्ल्ड कप की बात करो, चाहे आप बात करो पिछले साल के आईपीएल की, चाहे आप बात करो आईपीएल के बाद जितना भी इंडिया के लिए खेला था वहाँ पे भी बैट से अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन बॉल से कुछ खास फॉर्म में नहीं है। उम्मीद करूंगा इस बार बॉल बैट दोनों से अच्छा करे। फील्डिंग से तो ये अच्छा करते ही हैं, बॉलिंग थोड़ा सुधारना पड़ेगा जडेजा को, बिकॉज लास्ट टाइम वो आपको अक्षर पटेल वाला मैच याद आएगा जहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को अक्षर पटेल ने जिताया था। तो वो मैच सीएसके निकाल भी सकता था अगर जडेजा उस मैच को आप कह सकते हो अच्छी गेंदबाजी कर देते तो, लेकिन उस मैच में भी जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, ये कोई मत बोलना। इसके बाद बात करते हैं अगला प्लेयर, तो ये सैम करन नंबर 8 पे, इस प्लेइंग 11 के तीसरे ओवरसीज प्लेयर। ये भी आपको फोर्थ श्योर देखने को मिलेंगे, लास्ट टाइम सीएसके के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे पिछले सीजन में। इसके बाद नंबर 9 पे आता है शार्दुल ठाकुर। मैं बॉलर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज शार्दुल ठाकुर आप सबको पता है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज है। इंग्लैंड के अगेंस्ट आप सभी ने देखा, और ऐसा नहीं था वो फर्स्ट टाइम था। विराट कोहली ने खुद भी कहा है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो गेंदबाजी से अच्छा कर रहा है, इसके साथ साथ बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो हम कैसे उस प्लेयर को प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हैं। तो विराट कोहली की वजह से ही आपको इंडिया के प्लेइंग 11 में देखने को मिल रहा है शार्दुल ठाकुर, और डिजर्व भी करते हैं बिकॉज गेंदबाजी से अच्छा कर रहे हैं, बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फोर्थ और आपको शार्दुल ठाकुर चेन्नई के प्लेइंग 11 में भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद नंबर 10 पे ड्वेन ब्रावो। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे लुंगी एनगिडी को होना चाहिए, कुछ लोगों के हिसाब से जेसन बेरेनड्रॉफ को होना चाहिए। पहले तो दोनों प्लेयर्स का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ उनको क्यों नहीं रखा। लुंगी एनगिडी अभी अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान से सेकेंड ओडीआई खेलने के बाद फ्लाइट लिया था और अभी पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी क्वारंटाइन है। तो जो भी प्लेयर्स है दिल्ली में भी कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्थन, और सीएसके के जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है लुंगी एनगिडी। आज आपको मुंबई के जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे क्विंटन डी कॉक वो भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो वैसे ही ये तीनों साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जेसन बेरेनड्रॉफ के बारे में बता दूं तो अभी सीएसके ने बेरेनड्रॉफ का एक वीडियो शेयर किया है जहां पर बेरेनड्रॉफ यही बोल रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वीक निकलूंगा, मतलब मंडे को निकलेंगे और एक हफ्ता मतलब क्वारंटाइन होना पड़ेगा उनको। तो 3 से 4 मैचेस फोर्थ श्योर जेसन बेरेनड्रॉफ मिस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट मैच से देखने को मिलेंगे, 3-4 मैचेस मिस करेंगे जेसन बेरेनड्रॉफ। तो इसी के कारण ये दोनों प्लेयर्स को नहीं रखा है और ड्वेन ब्रावो को रखा है मैंने। ड्वेन ब्रावो इस प्लेइंग 11 के आखिरी ओवरसीज प्लेयर थे। इसके बाद गाइज जो आखिरी प्लेयर है इस प्लेइंग 11 में वो है दीपक चाहर। ये भी प्लेयर बल्लेबाजी कर सकता है, इसीलिए मैंने बॉलर का नाम लिया ही नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो बल्लेबाजी तो आप देख सकते हो 11 तक है, 11 वाला बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। बॉलर्स की बात करो तो पेसर्स इस टीम के पास 4 हैं, सैम करन, शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो एंड दीपक चाहर। वहीं पर अगर आप स्पिनर्स की बात करो तो वह है रविंद्र जडेजा, मोइन अली एंड सुरेश रैना। अब देखो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इमरान ताहिर को खेलना चाहिए, लेकिन अगर इमरान ताहिर आते हैं तो मैं कहूँगा कि जो पेस अटैक है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, बिकॉज करन, ठाकुर एंड चाहर थोड़ा वीक हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो ब्रावो को होना चाहिए एंड 3 स्पिनर्स भी अगर आपके पास है तो अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी चेंज करने का ज़रूरत है। तो गाइज ये है मेरे अकॉर्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पहले मैच के लिए। अभी के लिए आप मुझे ये भी कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अभी के लिए बस यही वीडियो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के लिए वेट करना है।